गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 की सेकेंड चैप्टर पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि फ्लावर के कितने कितने कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है, वो सभी हमने एक बेसिक तौर पे जाना था। मेनली हमें जानना था कि आवृतबीजी पुष्प में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें मेल और फीमेल दो गैमेट्स की आवश्यकता होती है। उन गैमेट्स में मेल और फीमेल फ्लावर के पार्ट्स को हमने जाना। एक जायम होता है और एक पुमंग होता है, जिसे एंड्रोसियम और गायनोसियम के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हमें डिटेल में जानना है कि एंड्रोसियम क्या होता है। ठीक, इसके बाद हम गायनोसियम का अध्ययन करेंगे। पुमंग, आज का हमारा टॉपिक है पुमंग। जो ये फ्लावर का मेन पार्ट्स होता है पुमंग। ठीक, इसको हम जब टीएस सेक्शन काटते हैं तो कुछ इस तरह से संरचना दिखाई देती है। मतलब परागकोश, फ्लावर का जो परागकोश पार्ट होता है, ये परागकोश जिसमें परागकण का निर्माण होता है। परागकोश का जब हम टीएस सेक्शन काटते हैं तो इसमें दो पालियां दिखाई देती हैं, यानी ये दो पाली, ठीक, दो पाली इस साइड, दो पाली इस साइड, और प्रत्येक पाली में एक एक चैम्बर होता है। मतलब कुल 4 चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। इन चैम्बर्स को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। और यह माइक्रोस्पोरेंजियम जब पूरी तरह से परागकोश जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे परागकणों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लघु बीजाणु के नाम से जानते हैं। लघु बीजाणु के नाम से जानते हैं, जो एक परागकण का निर्माण करता है। इससे लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसे हम परागकण कहते हैं। अब ये परागकोश के अंदर इसका निर्माण होता है, और जब ये पूरी तरह से इसका परागकण बन जाता है, निर्माण हो जाता है, तो ये रैप्चर करता है। एक परिपक्व अवस्था में परागकोश रैप्चर करता है, और रैप्चर करके क्या होता है, इसका परागकण निकल करके फीमेल पार्ट्स के वर्तिकाग्र पर आके चिपक जाता है। ये अवस्था हमने इसके पहले पार्ट्स में जाना था कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस। ठीक, जाना कि लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल दो चीजों की आवश्यकता होती है, दो गैमेट्स के लिए। इसमें फ्लावर का पुंबक भाग हमने जाना, और पुंबक में परागकोश में क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे परागकण का निर्माण होता है, और उसी को हम जूम करके देखते हैं कि इनमें परागकण का निर्माण किस तरह से होता है, ये प्रोसेस क्या है। इसके अंतर्गत हेडिंग है लघु बीजाणु जनन या पुंग बीजाणु, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। परागकोश के अंदर कई सारी ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक ऐसी कोशिका होती है जिसे हम अधोस्तरी कोशिका कहते हैं। यह अधोस्तरी कोशिका आकार में बड़ी होती है, और आकार में बड़ी होकर के एक प्रपसु कोशिका का निर्माण करती है। और फिर ये प्रपसु कोशिका कुछ समय बाद समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रपसु कोशिका में
समसूत्री विभाजन होता है और यह समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरा है प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे यह है प्रभुसु कोशिका, इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं निर्माण होती है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। और ये दोनों कोशिकाएं, इनमें पहले देखते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका में लगातार विभाजन होता है, यह लगातार विभाजित होती रहती है और लगातार विभाजित होकर ढेर सारी कोशिकाएं बनाती हैं। और ये कोशिकाएं तीन स्तर में डिवाइड हो जाती हैं, तीन स्तर में बढ़ जाती हैं। यह तीनों स्तर जैसे कि तीन स्तर में बढ़ जाती है। इसमें पहला है वाय स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। ये तीन स्तर बना लेती हैं। एक वाय स्तर सबसे बाहरी आवरण होता है, मध्य स्तर इसके बीच का होता है जो 1 से 3 लेयर की होती है, मध्य स्तर 1 से 3 लेयर की होती है। सबसे लास्ट, सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम टेपिटम कहते हैं, सिंगल लेयर होती है, टेपिटम कहते हैं। कुछ समय बाद वाय स्तर जो होता है यह प्रोटेक्शन का कार्य करता है, यह प्रोटेक्शन का कार्य करता है। और मध्य स्तर क्या करता है, मध्य स्तर जो 1 से 3 लेयर होती है ये डिवाइड होती है, धीरे धीरे टूटने लगती है। टूटने के बाद यह पोषण प्रदान करती है परागकणों को, परागकणों को टूट करके मध्य स्तर पर टूट करके परागकणों को पोषण प्रदान करती है। और तीसरा स्तर है इसका टेपिटम। टेपिटम क्या करता है, इसको ये भी टूट करके परागकणों के लिए पोषण का निर्माण करता है। ठीक, अब रह गई दूसरी कोशिका जिसे हम प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है और ये समसूत्री विभाजन के माध्यम से लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। कौन? प्राइमरी पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। समसूत्री विभाजन के द्वारा इनमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है और यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका के बाद क्या होता है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 परागकणों का निर्माण करती है। जैसे ये प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यह 4 परागकणों का निर्माण करती है, 4 परागकणों का निर्माण करती है। और इस तरह से ये विभाजित होकर के कई सारे परागकणों का निर्माण करती हैं। परागकोश के अंदर कई सारे परागकणों का निर्माण होता है इस प्रक्रिया के माध्यम से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। तो अब हम जानते हैं, इसके पहले परागकण का निर्माण इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम जानते हैं कि परागकण की संरचना, परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। ठीक, परागकण इसमें
दो चोल होते हैं, बाहरी जो लेयर होती है इसकी उसे वाय चोल कहते हैं, एक्जाइम, और जो अंदर का चोल होता है, अंदर की जो लेयर होती है उसे हम अंतःचोल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंटाइन भी कहा जाता है, एक्जाइम एंड इंटाइन। बाहर का जो बाहरी स्तर का जो चोल होता है, बाहर की जो लेयर होती है ये वाली, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। बाहरी जो लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और थोड़ी खुरदुरी टाइप की दिखाई देती है। स्पोरोपोलेनिन के बने होने के कारण इसका जैविक अभिघटन नहीं होता है। परागकण का जैविक अभिघटन नहीं होता है, मतलब ये कभी भी नष्ट नहीं होती है। इस वजह से यह कई सालों तक सुरक्षित रह सकता है। परागकण एक बार परागकोश से निकल जाता है, अगर वह वर्ती कागज पर जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, वहां से सारे प्रोसेस कंप्लीट करता है तो ठीक है, अदरवाइज वो वर्ती कागज पर नहीं पहुंचता, फ्लावर से नीचे गिर जाता है, तो वो कई सालों तक सुरक्षित रह सकता है। किसके कारण? जिसका एक्जाइम पार्ट होता है वाय स्तर, यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन का बना होता है जो एक हार्ड कवरिंग होती है और परागकण को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। दूसरा है इसका अंतःचोल। अंतःचोल जो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अंतःचोल इसका किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का, ये अंदर वाली लेयर। ठीक, ये दिख रहा है जनन छिद्र। जनन छिद्र, कई सारे जनन छिद्र हैं। ठीक, वाय स्तर में उपस्थित होता है जनन छिद्र, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। जनन छिद्र से पराग नलिका का निर्माण होता है। जनन छिद्र से पराग नलिका का निर्माण होता है। ये जनन छिद्र से पराग नलिका का निर्माण होता है। इसके पहले आपने जाना होगा कि जब वर्ती कागज पे परागकण जाकर चिपक जाता है तो वहां विकसित होकर के एक पराग नलिका का निर्माण करता है। वह इसी जनन छिद्र से पराग नलिका विकसित होती है। ठीक, अब इसका केंद्रक परागकोश के निकलने से पहले इसका केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसका केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जो एक वर्धी केंद्रक बनाता है, दूसरा जनन केंद्रक बनाता है, जिसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं और जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। दो प्रकार के न्यूक्लियस का निर्माण करता है। जो एक वर्धी वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, आकार में थोड़ा बड़ा होता है, और जनन केंद्रक जो होता है वह आकार में छोटा होता है। तो ये परागकण की यानी लघु बीजाणु की पूरी संरचना है। एक बार फिर से जान लेते हैं। इसमें दो लेयर होती हैं। बाहरी आवरण इसका किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का, जो हार्ड कवरिंग होती है, जिसके कारण परागकण कई सालों तक सुरक्षित रहता है। दूसरी लेयर इसकी अंतःचोल इंटाइन, किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक, परागकोश से निकलने के पूर्व इसका केंद्रक दो भागों में डिवाइड होता है, जो एक वर्धी केंद्रक कहलाता है और एक जनन केंद्रक कहलाता है। परागकोश के वाय स्तर पे कई सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं, जर्म पोर। इससे किसका निर्माण होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका का निर्माण होता है जनन छिद्र से।